हाँ तो भाई, जैसा कि आपको पता है, कल हमने परागकण की संरचना के बारे में बात की थी। ठीक है, तो एक बार मैं आपको उसको बता दूं। सुनिए सुनिए भाई, होता क्या है, कल जो हम बात कर रहे थे वो सबसे पहले कर रहे थे लघु बीजाणु जनन के बारे में। ठीक है, तो लघु बीजाणु जनन में हमने ये देख लिया कि लघु बीजाणु मात्र कोश का अर्धसूत्रीय विभाजन कर 4 लघु बीजाणु बनाती है, इसे हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको ये देखने को मिला कि जो 4 लघु बीजाणु बने हैं वो 4 लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, है ना। फिर हमने चतुष्क के प्रकार देखे। वहां पर चतुष्क के प्रकार जैसे चतुष्फलकी है, समद्विपार्श्विक, क्रॉसित, रेखिक, टी आकार देखे थे। उसके बाद हमने बात की कि आखिर परागकण कैसे बने। हमको पता था कि जो कैलेज एंजाइम होता है, जब कैलोज का स्रावन करता है तो लघु बीजाणु परागकण के रूप में बदल जाते हैं। फिर हमने पढ़ी परागकण की संरचना। परागकण की संरचना में हमने क्या देखा कि इसके 2 भाग होते हैं, एक तो एक्जाइन, एक एंटाइन। एक्जाइन जो था उसमें मुख्य शब्द था, ये किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन का। और स्पोरोपोलिन के बने होने के कारण इसका भौतिक और जैविक अपघटन नहीं होता। एंटाइन कोमल पतला झिल्ली जैसा था, कोई खास बड़ी बात नहीं थी, ज्यादा टिपिकल नहीं है ना। तो हमने परागकण की संरचना देख ली। फिर हमने लास्ट में एक शब्द पढ़ा जिसको हम कहते हैं पोलन किट। तो पोलन किट क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपसे जैसे पूछ रहे कि भाई पोलन किट क्या है, तो एक सिंपल सा आंसर होता है कि परागकण की सतह पर जो तैलीय परत होती है उसे हम पोलन किट कहते हैं, है ना। और फिर हमने देखा कि भाई इसके कार्य क्या होते हैं। कार्य में देखा जैसे परावैंगनी किरणों से सुरक्षा करता है परागकणों की, और इसमें गंध और चिपचिपापन होता है तो ये परागण में सहायता करता है, और कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये कुछ हमने इसके कार्य देखे थे। तो कल जो है हमने यहाँ तक बात कर ली थी, और आज जो हम बात करेंगे, अब मैं आपको बता दूं कि भाई जब आपने परागकण की संरचना को देख लिया तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या रहेगा, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। बात समझ में आ रही है मेरी, है ना। अब हम क्या करेंगे, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। आपको पता है ना कि हमारा जो चैप्टर है उसमें नर और मादा युग्मकोद्भिद दोनों का डेवलपमेंट हमको करना है और उनकी संरचना भी पढ़नी थी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे क्रम से हमने अपने टॉपिकों को कर लिया है और आज हम पहुंचे हैं नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन में। तो देखते हैं नर युग्मकोद्भिद क्या होता है। अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अब मैं इसकी इंग्लिश इसलिए नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा लॉन्ग है, वैसे आप सभी जानते हैं। इसको हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद को, है ना। तो नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अच्छा, डेफिनेशन कुछ कहना चाह रही है। वो क्या कहना चाह रही है कि भाई जो हमने परागकण देखा है, अगर वो अंकुरित हो जाए। अच्छा, अंकुरित का मतलब ये तो है नहीं कि उसमें से जड़ें निकले। यहां अंकुरित होने का मतलब इतना है
कि अगर परागकण से कोई संरचना निकल के आए अंदर से तो हम उसको एक अंकुरित अवस्था मान लेते हैं, और अगर परागकण से कोई संरचना निकल कर आती है तो उस संरचना को अब हम नर युग्मकोद्भिद कह देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने परिवर्धन की परिभाषा पढ़ी है, अब हम इसके परिवर्धन को देखते हैं कि आखिर इसका परिवर्धन कैसे होता है। सिंपल सी बात है, चलिए तो इसका जो परिवर्धन होता है मैं आपको बता दूं, 2 चरणों में होता है। नंबर 1 परागण पूर्व और नंबर 2 परागण पश्च। आपको बात याद रखनी है कि भाई नर युग्मकोद्भिद का जो परिवर्धन हुआ है वो 2 चरणों में हुआ है। एक तो परागण से पहले और फिर परागण के बाद में, है ना। अभी आपको समझ में आ जाएगा परागण क्या होता है। परागण होता है कि जब पराग कोश से परागकण निकलकर, पराग कोश से परागकण निकलकर किसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो हम उसे परागण कहते हैं। ठीक है, अब वो ये कहना चाह रहा है कि जो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है वो 2 चरणों में होता है। कुछ काम तो परागण से पहले होता है और कुछ काम परागण के बाद में होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर परागण से पहले क्या घटना घटित होती है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम परागकण के केंद्रक में सूत्री विभाजन होने से 2 केंद्रक बनते हैं जिन्हें 2 केंद्रक बनते हैं, बड़ा केंद्रक कायिक व छोटा केंद्रक जनन होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच भित्ति निर्माण होने से दो कोशिका कायिक व जनन बन जाती हैं। प्राय इसी द्विकोशिक अवस्था में परागण की क्रिया संपन्न होती है। देखिए भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आखिर जो परागकण होते हैं वो अंकुरित कैसे होते हैं, या मैं ये कहूं कि मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो समझिए आप कि मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो 2 चरणों में होता है। पहला चरण परागण से पूर्व और दूसरा चरण परागण के बाद। तो हम ये देख रहे हैं कि आखिर परागण से पहले क्या घटना उसमें घटित होती है। तो देखिए भाई क्या होता है कि जब परागकण पराग कोश के अंदर ही होता है, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए कि भाई परागण से भाई परागण कब होगा, जब पराग कोश का स्फुटन हो जाएगा। आप परागण किसको कह रहे थे कि परागकण किसी दूसरे पुष्प या अपने पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिर जाए। भाई गिरेगा तो तब ना जब वो पराग कोश से निकले, और पराग कोश से कब तक नहीं निकल सकता, जब तक इसका स्फुटन नहीं हो जाता। ठीक है, अगर पराग कोश का स्फुटन हो गया तो परागण की क्रिया तुरंत हो जाएगी।
है ना। तो हम ये कह के चल रहे हैं कि भाई जब परागकण पराग कोश के अंदर ही रहता है तो उस समय क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये भाई परागकण था और इस परागकण का ये केंद्रक था, आपको पता है था ना केंद्रक। तो इसमें क्या हुआ, इस केंद्रक में हुआ सूत्री विभाजन या मैं कहूं मुक्त केंद्रकीय विभाजन। और ये जो सूत्री विभाजन हुआ तो इसने क्या किया, इस केंद्रक ने दो केंद्रकों का निर्माण कर दिया, दो केंद्रक बन गए, एक तो बड़ा केंद्रक बना और एक बना छोटा केंद्रक। तो बड़े केंद्रक को तो हम कहते हैं कायिक केंद्रक और छोटे केंद्रक को कहते हैं जनन केंद्रक। मेरी बात समझ में आ रही है। जो बड़ा केंद्रक बना है उसको तो कहते हैं कायिक केंद्रक और जो छोटा केंद्रक बना है उसको कहते हैं जनन केंद्रक। तो दो केंद्रक बने, अभी कोशिका तो नहीं बनी। बाद में क्या होता है, बाद में इनमें भित्ति निर्माण से क्या होने से, भित्ति निर्माण होने से इसमें क्या होता है, दो प्रकार की सेल्स बन जाती है। अरे भाई दो केंद्रक थे, भित्ति नहीं थी तो वो केंद्रक थे। अगर जैसे उनमें कोश का द्रव्य विभाजन हो जाए या भित्ति बन जाए तो वो कोशिका में नहीं बदल जाएंगे क्या केंद्रक, ठीक है। तो जब ये कोशिका में बदल जाते हैं तो क्या होता है, वही बड़ी कोशिका क्या कहलाएगी, कायिक कोशिका, और छोटी कोशिका क्या कहलाएगी, जनन कोशिका। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, आप अंतर समझते हुए चलिए। आपके पास पहले एक परागकण था जिसके पास एक केंद्रक था ना, और ये परागकण अभी परागकोश के अंदर है, तो मतलब परागण की क्रिया नहीं हुई है। तो इस समय इसमें क्या चेंजमेंट हुआ कि इसमें विभाजन होने से पहले दो केंद्रक बने, असमान केंद्रक। उनमें से जो बड़ा केंद्रक था उसको हम कायिक केंद्रक कहते हैं और जो छोटा केंद्रक था उसको हम जनन केंद्रक कहते हैं। दो केंद्रक बन गए। अब इन दोनों के बीच में, केंद्रकों के बीच में जब भित्ति निर्माण हो जाता है तो ये दो कोशिका बन जाती हैं, जिनमें से एक बड़ी कायिक कोशिका और एक छोटी जनन कोशिका। समझ में आ गई बात। अब ये नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि प्राय इसी द्विकोशिक अवस्था में परागण की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। आप इस लाइन को बहुत अच्छी तरीके से समझो कि अब ऐसा परागकण है हमारे पास जिसमें दो कोशिकाएं हैं। बताओ कायिक और जनन कोशिका है कि नहीं, है ना कोशिका। तो मैं आपको बता दूं, आप इसको द्विकोशिक परागकण नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे ना द्विकोशिक परागकण। तो अधिकांश प्लांटों में जो परागण की क्रिया होती है द्विकोशिक अवस्था में होती है, या मैं ये कहूं कि परागकण में जब ऐसी दो कोशिका बन जाएं उसके बाद ही वो परागण की क्रिया करते हैं, इससे पहले नहीं करते। तो बहुत मुख्य लाइन है ये। तो आपको समझ में आ गया कि परागकण में परागण से पूर्व क्या घटना घटित हुई है। बहुत सिंपल है ना। चलिए भाई, हमें तो दिमाग में छोटी सी बात याद रखनी है, क्या कि भाई परागण से पूर्व जो केंद्रक होता है उसमें विभाजन होने से दो केंद्रक बन जाते हैं पहले, और जब उनमें भित्ति बन जाती है तो वो दो कोशिका में बदल जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो है परागण पश्च। अब हम ये देखते हैं कि परागण पश्च क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि आरबीएससी सिलेबस में एक इतनी सी बात हमको बताई है कि परागण पूर्व और परागण पश्चिम होता है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर उसका अलग अलग एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो परागण पश्च, इसमें आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है
जो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लिखना कोई ज़्यादा आवश्यक नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो परागण पश्च मैं जो एक मैं लाइन लिखाऊंगा ना पहले, ये जरूरी नहीं है कि परागण के बाद की हो। ये कॉमन लाइन है जो हमारी बुक में दी हुई है, लेकिन हम उसको यहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रारंभ में जनन कोशिका परागण भित्ति से संलग्न रहती है, लेकिन अपनी भित्ति निर्माण के बाद कायिक कोशिका की तरफ अग्रसर होती है और इसका आकार तर्कोरूपी हो जाता है। नेक्स्ट, परागकण वर्तिकाग्र से पोषक ग्रहण कर फूल जाते हैं, वह जिससे अंतःचोल जनन छिद्र से पराग नली के रूप में बाहर निकल आता है। इसी संरचना को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूप से आप बात को समझिए कि भाई परागण पूर्व हमने देखा कि भाई क्या होता है। परागण पूर्व इसमें बहुत सिंपल सी बात होती है कि जो इसका केंद्रक है ना, वो माइटोसिस करके दो केंद्रक बनाता है और जब ये अपनी भित्ति बना लेते हैं तो दो कोशिकाओं में बदल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि आखिर परागण के बाद क्या घटना होगी। तो परागण के बाद में सबसे पहले बता दूं कि ये जो मैंने लाइन यहां तक लिखाई है ये कॉमन लाइन है, लेकिन हम इसी में इसको लिख देंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वो ये कहता है कि स्टार्टिंग में जैसे ये हमारा जनन केंद्रक, ये हमारा कायिक केंद्रक है या कोशिका, तो स्टार्टिंग में जो ये जनन कोशिका होती है ये परागकण की भित्ति से जुड़ी हुई रहती है और इसका आकार भी गोलाकार होता है, या मैं कहूं लेंस जैसा होता है। ठीक है, तो ये जैसे ही अपनी खुद की भित्ति बनाती है ना, इसको हम कैलेज भित्ति कहते हैं, सॉरी कैलोज भित्ति कहते हैं, है ना। तो जैसे ही अपनी भित्ति बनाती है, इसकी भित्ति को छोड़कर परागकण की को और किसकी तरफ आती है, कायिक कोशिका की तरफ। मतलब यहां से इस भित्ति को छोड़कर कायिक कोशिका की तरफ आती है और इसका जो आकार होता है वो तर्कोरूपी हो जाता है। कैसा हो जाता है, तर्कोरूपी। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात थी, लेकिन अब वास्तव में क्या होता है मैं आपको बताऊं कि परागकण, भैया परागण की क्रिया हो गई क्योंकि हम पढ़ रहे हैं परागण पश्च, तो परागकण की जब क्रिया होती है तो परागकण तो भाई वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, स्टिग्मा पर गिरते हैं ना,
तो वर्तिकाग्र में क्या होता है, स्टार्च होता है ना, क्योंकि प्लांटों का जो भोजन होता है वो स्टार्च होता है। तो संगत जाति के परागकण, संगत जाति के परागकण वर्तिकाग्र से क्रिया कर स्टार्च ले लेते हैं, यानी कि भोजन ले लेते हैं। तो जैसे ही परागकण को भोजन मिल जाता है ना, तो वो क्या है, फूल जाता है। और जैसे ही वो फूलता है, उसमें से, अब मैं आपको एक चित्र के हिसाब से बताऊंगा कि उसमें से जो अंतःचोल है वो एक नली के रूप में बाहर निकल आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पराग नली कहते हैं, है ना। तो आप देखिए कि अब परागकण से एक संरचना बाहर निकल के आ गई। तो ये ऐसा लगता है ना जैसे परागकण अंकुरित हो गया हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। ठीक है, चलिए अब डायग्राम के हिसाब से आप समझिए, तब आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो भाई, हमारे पास सबसे पहले ये परागकण था। इस परागकण में सूत्र विभाजन हुआ, जिससे दो केंद्रक बने, कायिक और जनन। बने कि नहीं बने? इन दोनों केंद्रकों में अब क्या हो रहा है कि दो कोशिका बन रही है। ठीक है, ये मैंने कोशिका मान ली है, तो इसको हम कायिक कोश का, इसको हम जनन कोश का कह रहे हैं। तो ये तो हुआ परागण से पहले। अब परागण के बाद क्या होता है, ये परागकण है, ये वही परागकण है, और इस परागकण में ये अंतःचोल है, ये मान लेते हैं कायिक कोश का, और ये मान लेते हैं जनन कोश का। तो इस प्रकार का हमारे पास परागकण है। अब ये परागकण ने क्या किया, अच्छा ये द्विकोशिक अवस्था का परागकण है ना, तो ये क्या करेगा, परागण की क्रिया शो करेगा। तो ये पहुंच जाएगा वर्तिकाग्र पर, और वर्तिकाग्र से क्या करेगा, भोजन लेगा, और भोजन लेके ये फूल जाता है। और जैसे ये फूल जाता है ना, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अंतःचोल है, ये अंतःचोल, और ये कौन है, जनन छिद्र। तो अंतःचोल जो होता है, यहाँ पे हम इसका एक और डायग्राम बना लेते, आपको क्लियर इससे समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए, अच्छा ये अंतःचोल है और ये जनन छिद्र है। तो जैसे ये फूलता है, तो अंतःचोल क्या करता है, इस प्रकार एक संरचना बना लेता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही? कि भाई ये जो अंतःचोल था वो इस जनन छिद्र से बाहर निकल आता है, और एक नली बनती है, एक नली नुमा संरचना, जिसको हम पराग नली कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग नली। बात समझ में आ रही है? और ये जो पराग नली होती है ना, इसमें सबसे आगे होती है कायिक कोश का, और पीछे होती है जनन कोश का। क्योंकि भाई इसमें क्या था, अब ये हम कायिक और जनन कोशिका को खत्म कर देंगे। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? ये जो एंटाइन था अंतःचोल, वो जनन छिद्र से बाहर निकलकर इस प्रकार की एक नली रूपी संरचना बना देता है, जिसको हम कहते हैं पराग नली, पोलन ट्यूब, है ना। अब आप एक बात मुझे बताइए कि यहाँ जो परागकण था वो ऐसा नहीं लग रहा कि एक अंकुरित हुआ है। तो भाई कोई भी जो सीड होता है वो इसी प्रकार अंकुरित होता है ना। तो यहाँ कौन अंकुरित हो रहा है, परागकण। और हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी
कि अंकुरित परागकण को ही हम क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद। तो आपको बात समझ में आ गई कि आखिर मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे किया हमने। 2 चरणों में किया था। परागण से पहले क्या हुआ था ये हमको पता चल गया, और परागण के बाद क्या हुआ ये भी हमको पता चल गया। समझ में आ गई बात। परागण से पहले ये द्विकोशिक अवस्था में आया था, और परागण के बाद मुख्य रूप से क्या हुआ कि वर्तिकाग्र से पोषक ग्रहण कर ये फूल गया, और अंतःचोल जनन छिद्र से निकलकर एक पराग नली के रूप में बाहर आता है, और इसी संरचना को हम क्या कहते हैं, अंकुरित परागकण कहते हैं या मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन डायग्रामों को बनाकर देख सकते हैं एक बार। ठीक है, तो ये हमने देख लिया मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड पार्ट में।